नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज माय यूट्यूब चैनल। पुराने दोस्तों को याद होगा कि एक बार मैंने एक सीरीज शुरू करने की कोशिश की थी कि वो खबरें जो आपसे सरकार और सत्ता छिपाने की कोशिश करेगी, जो चाहेगी कि उसकी पूरी कोशिश हो कि ये खबर आप तक ना पहुंचे। एंड एज द जनरल विजडम गोस, दोस आर द रियल न्यूज। तो मैं फिर से एक कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन वो किया था कि आपको वो खबरें हर शाम बताऊं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, जो खबरें सरकार आपसे छिपाने की कोशिश करेगी। आज उसमें 3 खबरें हैं, एक अडानी और जो कोयला संकट हुआ है, जो बिजली संकट की बातें हो रही हैं उसका रिश्ता, एक दूसरा जो आज हमारे देश में एक और घोटाला जो खुला है पेंडोरा पेपर्स में और जिसके बीजेपी से सीधे तार जुड़ते हैं, और एक तीसरा जो एनएचआरसी के जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है, और बहुत अचंभित करने वाली बात है वो। अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अब वीडियोस को साझा करें। ये एक जो अल्टरनेटिव मीडिया जैसा जो बना है सोशल मीडिया, या हम लोग जैसे जो भी लोग जहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल के मुकाबले अपनी बातें पहुंचा पाएं, तो इसमें आपको ही साथ देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ही शुरू करते हैं। अडानी, कोयला संकट और बिजली संकट, ये बिल्डअप जो है अचानक से हमको 1 हफ्ते 10 दिन में खबरें आने लगती हैं। दरअसल 2 महीने 3 महीने से ये चल रहा था, लेकिन अचानक से ये खबरें आने लगती हैं कि सितंबर 29 को एक खबर आती है कि भारत में जो 135 कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनमें से 16 के पास 0 कोल स्टॉक है, उनके पास अब कोयला बचा ही नहीं। इन 135 में आधे से ज़्यादा के पास 3 दिन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं बचा है। 80% के पास 1% से भी कम, 1 हफ्ते से भी कम का बचा है। ठीक है, खबर आई है, सरकार का जवाब भी आया, स्पष्टीकरण भी आया कि इकोनॉमिक रिवाइवल, जो कोविड महामारी के बाद फिर से आर्थिक सुधार शुरू हुए हैं, जो मतलब अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है, उसकी वजह से है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के बढ़ते हुए दामों के चक्कर में जो प्राइवेट पावर कंपनीज हैं, उन्होंने कोयला का आयात एकदम बंद कर दिया है। तीसरा बोला कि जो कोल माइंस एरिया हैं, जो कोयले के खदान के इलाके हैं, उनमें बारिश हुई है। और चौथा बोला कि प्री मानसून स्टॉक अप जो बिल्डिंग है वो इनएडवोकेट था। ऑल फाइन, ओनली क्वेश्चन कि क्या ये बातें आपको अचानक से पता चली सितंबर के अंत में? आज अक्टूबर 12 है। सो वाज गवर्नमेंट स्लीपिंग ऑल दिस टाइम? उसको नहीं पता था कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हो रही है, उसको नहीं पता था कि कोयले के दाम बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में और इसलिए प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो आयात कम कर रहे हैं, उसको नहीं पता था कि कोल माइनिंग के इलाकों में बारिश हो रही है। वाई डिड दे वेट ऑल दिस टू बिल्ड अप? ये उन्होंने आपको पहली बात नहीं बताई। दूसरी बात, अब इसी को ये जोड़िए कि कल ही क्वींसलैंड में जो अडानी की जो खदानें हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसमें अडानी ने वहां से निर्यात शुरू किया है कोयले का, और तुरंत भारत सरकार ने इजाजत दे दी कि ठीक है भाई, मतलब हम अब कोयले को संकट को देखते हुए आयात करेंगे। 2 + 2 इज ऑलवेज 4। आप 5 बनाने की कोशिश चाहे जितना करें, आप एक संकट पैदा करते हैं और वो संकट जब पैदा हो जाता है तो आप आयात की, कोल इंपोर्ट की अनुमति देते हैं। कोल इंपोर्ट की अनुमति देने के ठीक 1 दिन पहले अडानी का जो कोल एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया से वो शुरू होता है। रॉकेट साइंस नहीं चाहिए ये समझने के लिए। तो बिगिन विद, इसमें एक और बात है कि 2015 में मोदी सरकार के आने के बाद इन लोगों ने कोल जो प्रोडक्शन है उसको लिबरलाइज करने की, कोल माइनिंग को लिबरलाइज करने की बहुत सारी बातें कही, और उन बातों में जो एक सबसे बड़ी बात आती है कि उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को दिए हैं कोल इंडिया से लेकर के, और कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है कि पहले एस्सार पावर ने जो खदान खरीदी उसमें 2021 तक, 2015 में खरीदी हुई खदान में 2021 तक प्रोडक्शन नहीं शुरू किया। जीएमआर पावर ने, एनर्जी ने जो खदान खरीदी झारखंड में, उसमें नहीं शुरू किया। और कल ही झारखंड के जीतीपुर ब्लॉक में
कल ही नहीं, मतलब बीते कुछ दिनों में अडानी ने जो एक कोयला की खदान ली थी, कोयले की खदान ली थी, उसमें इन्होंने प्रोडक्शन नहीं शुरू किया। तो बहुत साफ है ये। आज यहाँ पर एक और टाइफून आया हुआ है, 8 सिग्नल स्ट्रेंथ, बहुत खराब, कोपा में से उसी की पैदा की हुई आवाजें आप सुन रही हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले आप लिबरलाइज करने के नाम पे, उदारीकरण के नाम पे इन कंपनियों को कोयले की खदानों के ठेके देते हैं, ये शुरू नहीं करती। आप एक महीने में 40% से ज्यादा कोयले का आयात कम करते हैं जो प्राइवेट पावर्स हैं, जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, और सरकार इन सब के बीच में सोई रहती है। फिर अचानक से एक दिन जागती है और उसको समझ में आता है कि कोयले का संकट है। कोयले का ये संकट भी बड़ा अजीब है। सरकार का एक मंत्रालय बोलता है, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह बोलते हैं कि कोयले का बहुत बड़ा संकट है, टच एंड गो वाली स्थिति है कि हमारी स्थिति किसी भी दिन एकदम बिजली चली जाए वो हो सकती है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी बोलते हैं, कर्नाटका का जो पावर मिनिस्टर है वो भी बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम एक दिन में ठीक कर लेंगे। सरकार एश्योर करती है। आर के सिंह हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं वो रोज अपनी बात बदलते हैं। वो एक दिन बोलते हैं कि नहीं हम एकदम कंट्रोल कर लेंगे, एक दिन बोलते हैं कि स्थिति बहुत खराब। सो बेसिकली द मैसेजिंग दे आर डूइंग इज ऑल्सो वेरी क्लियर। आप पहले तो सप्लाई साइड में ग्लिच लाइए, सप्लाई साइड को आप हर्ट करिए, उस पर दिक्कतें खड़ी करिए, और फिर डिमांड साइड तो है ही है पावर की, और फिर उसके नाम पे आप निजी प्लेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को आने दीजिए। अभी चाहे जितना आसान आपको लग रहा हो, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो मिडिल क्लास यूजर्स को और किसानों को होगा, जिनको भारत के तमाम प्रदेशों में हैवली सब्सिडाइज्ड बिजली मिलती है और जो कि जरूरी। और ये सब सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स, खासतौर पे अडानी को फायदा देने के लिए किया जाएगा। ये अपने आप में एक बेहद खतरनाक बात है। दूसरी खबर जो आज चली नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, लेकिन उसके भी ग्रुप ने इस लेवल पे इसको फॉलो नहीं किया, और रिपब्लिक टीवी में उसको बोलता हूँ, चाटो टीवी, छी न्यूज वगैरह से तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन पेंडोरा पेपर्स में आज एक और बात खुली है कि ललित गोयल की जो इरियोस एक कंपनी है रियल एस्टेट में, जिसने भारत में हजारों हजार फ्लैट के लिए दाम ले रखे हैं और वो फ्लैट बना के दे नहीं रही है, और वो ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बायर्स हैं, हमारे आपके जैसे जो लोग हैं। तो ये गोयल साहब एक तरफ डिफॉल्ट कर रहे थे, ललित गोयल इनकी कंपनी के जो चेयरपर्सन हैं, गोयल इरियोस कंस्ट्रक्शंस के, ये एक तरफ डिफॉल्ट कर रहे थे मिडिल क्लास उपभोक्ताओं को उनके लगाए हुए पैसे पे ना रिटर्न दे रहे थे, ना उनका फ्लैट दे रहे थे, ना उनको पोसेशन दे रहे थे। और इसी के साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जैसे एक्सॉन कैपिटल है और चिल्ड्रंस फंड फाउंडेशन है, जिन्होंने भी उनके प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया, उनको भी वो डिफॉल्ट कर रहे थे मिलियंस ऑफ डॉलर। और यही ललित गोयल साहब इसी बीच, इसी सरकार के मातहत, जिसमें घोटाले नहीं होते, केवल पनामा और पेंडोरा पेपर्स होते हैं, केवल भारत की पूंजी ले जाके विदेशों में जमा कर दी जाती है, उसमें ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड में 77 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने 4 ऑफशोर कंपनीज बनाई। 77 मिलियन यूएस डॉलर कितना होता है? इसमें कितने फ्लैट्स बन जाते, इसमें कितने फ्लैट्स का पोजीशन मिल जाता, मैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल नहीं दूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लें। अब ये हैं कौन? ये ललित गोयल साहब की जो सकी बहन है, वो भाजपा के बड़े नेता सुधांशु मित्तल को ब्याही हुई हैं। अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक चाय पार्टी 7 रेस कोर्स पर, जिसमें अब उसका नाम 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है, हमारे मेहुल भाई बैठे हैं, जिसके बाद मेहुल भाई सीधे एंटीगुआ में देखे गए। जब नीरव मोदी भागा तो वो आखिरी बार दावोस में दिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ग्रुप फोटोग्राफ में। ये ललित गोयल, जिन्होंने 77 मिलियन डॉलर विदेशों में जाके डाले इन अपने प्रोजेक्ट्स को डिफॉल्ट करने के पहले, उनकी सगी बहन भाजपा नेता सुधांशु मित्तल से ब्याही हुई है। किसको नुकसान हो रहा है, किसको नहीं, ये आप सोचते रहें, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। तीसरी खबर थोड़ी कॉमिक है, थोड़ी हास्यास्पद है, थोड़ी दुखी करती है, थोड़ी अजीब है,
और तीसरी खबर लेकिन है क्या, वो ये है कि रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने आज एक बयान में कहा है, बहुत ही स्तब्धकारी बयान है दरअसल वो, कि अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा बदल दी। मैं वो जब बयान सुन रहा था तो बहुत ही अजीब मुझे लग रहा था। कल ही हमारे 5 सैनिक मारे गए और 5 सैनिक मारे जाने के बाद अगले दिन कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बढ़े हैं कि नहीं, मुझे ये बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर लखीमपुर में कश्मीर होते हुए देख रहे हैं कि नेताओं और या हम हाथरस देख रहे हैं जहां पे पुलिस उत्तर प्रदेश में एक लड़की की, एक बलात्कार की शिकार और उसके बाद मार दी गई लड़की की लाश जबरदस्ती जला देती है और एडीजी प्रशांत कुमार उसके बाद बयान देते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ था, बाद में बलात्कार पुष्ट होता है कुछ महीनों बाद और आरोपी अभी भी जेल में है। यही एडीजी प्रशांत कुमार खुद से बताते हैं कि मनीष कुमार गुप्ता गोरखपुर में, जो कानपुर के व्यवसायी जिनकी पुलिस ने हत्या कर दी, उनको दरअसल चोट लगी थी, वो गिर गए थे और उसमें पुलिस जिम्मेदार नहीं है। तो अगर हम लखीमपुर और गोरखपुर और हाथरस में ये होते हुए देख रहे हैं तो कश्मीर में क्या हो रहा है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। उसमें ये कहना कि आपने एकदम स्थिति बदल दी है, दशा और दिशा बदल दी है, वो भी तब जब आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नाम के एक संवैधानिक संस्था के पद पे बैठे हुए हैं, उसके आप चेयरपर्सन हैं। स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और वहाँ पे आप अगर इस तरह के सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसको सीधे सीधे चापलूसी, जिसको सीधे सीधे साइकोफेंसी माना जाएगा, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि एक जगह कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को खास तौर पे देखा जाता है, कुछ को छिपा लिया जाता है, इसका क्या मतलब है मैं नहीं जानता। लेकिन जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी से लेकर के जो वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो देख रही है कि हम किधर बढ़ रहे हैं, हम अगर पाकिस्तान होने की दिशा में बढ़ रहे हैं तो ये स्थिति ठीक नहीं। आज की ये 3 भारत की खबरें मैं आपको बताना चाहता था। मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन, वीकेंड्स में भी छोड़ के, उस दिन की वो 3 खबरें जो आपको जाननी चाहिए और जो आपको नहीं बताई गई वो जरूर बताता रहूं। तो अगर ये सारे जो आपको वीडियोस हैं वो अच्छे लग रहे हैं, सवाल आपको समझ आ रहे हैं, आपको इंगेज करने की इच्छा होती है, आपको लगता है कि ये सारे सवाल दूर तक जाने चाहिए, अगर इन वीडियोस पर भी कोई सवाल है, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो छूट गया, तो कृपया पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियोस को लाइक और साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ। आज का वीडियो जैसा कि मैंने बताया था कि द न्यूज दे वुड हाइड फ्रॉम यू टुनाइट, आज कि वो खबरें जो आपसे वो छिपाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी खबरें आप तक लाता रहूं। सी यू ऑल, बाय बाय।